नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू चौहान और स्वागत है आप सभी का ब्राइट फ्यूचर में। बच्चों, आज आप लोग का क्लास 10 का सोशल साइंस का जो प्राकृतिक विज्ञान का पार्ट है, उसका आज तीसरा नंबर पार्ट है, ठीक है? तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी जो संविधान का जो मुख्य पॉइंट है, संविधान की जो प्रस्तावना का कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द है, उसी के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगी। जैसे कि आप यहाँ पर दिया हुआ है, पहला जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे सार्वभौम संप्रभुता। यानी कि सार्वभौम संप्रभुता जो है वो क्या है? इसमें पहले देखिए क्या दिया हुआ है कि भारत एक सार्वभौम राष्ट्र है, ठीक है? भारत एक सार्वभौम राष्ट्र है। सार्वभौमिकता किसी भी राष्ट्र की सर्वोच्च क्षमता होती है। उसके बाद इसका अर्थ यह होता है कि भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है तथा भारत आंतरिक रूप से भी किसी विशेष शक्ति के द्वारा संचालित नहीं है। तो अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सार्वभौम शब्द है, इसका अर्थ होता है कि अगर कोई भी देश, किसी भी देश के पास अगर सार्वभौम की जो क्षमता है वो उसके पास है, तो वो यानी कि वो किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं है, ठीक है ना? मतलब कि अगर कोई देश है तो उसके पास अगर सार्वभौम जो क्षमता है, अगर उसको दे दिया जाए तो यानी कि वो किसी दूसरे के मतलब गुलाम में नहीं है, किसी के अधीन वो नहीं रह रहा है। वो क्या कर रहा है? वो खुद अपना देश स्वाधीन रूप से चला रहा है। तो यहाँ पे पहले ही बोला गया कि भारत क्या है? एक सार्वभौम राष्ट्र है। हमारा जो भारत है वो सार्वभौम है, वो बिल्कुल आज़ाद है और आंतरिक रूप से भी किसी शक्ति, किसी व्यक्ति के द्वारा क्या है वो मतलब संचालित नहीं हो रहा है, वो अपने आप चल रहा है, ठीक है ना? यानी कि वो क्या है? बिल्कुल स्वाधीन और बिल्कुल मतलब इंडिपेंडेंट है। फिर अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है समाजवादी। अब समाजवादी का अर्थ क्या होता है? चलिए हम इसको देखते हैं। समाजवादी है, भारत एक समाजवादी राष्ट्र है। देखिए, इसमें भी क्या बोला गया है कि भारत क्या है? समाजवादी राष्ट्र है। संविधान के 42वें संशोधन कानून 1976 ईस्वी में इस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही दिन बताई थी कि जो 42वें नंबर संशोधन जो हुआ था, ठीक है ना? 1976 में जो 42वें नंबर संशोधन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? जो समाजवादी जो शब्द है, उसको उसी 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके पहले क्या था? इसके पहले जो ये समाजवादी शब्द था, वो इसमें नहीं जोड़ा गया था। फिर उसके बाद भारतवर्ष में लोगों के बीच आय, मर्यादा, जीवन यापन के स्तर के विषय में किसी तरह की विषमता नहीं होगी। यानी कि जो भारत के लोग हैं, ठीक है, भारत के जितने भी लोग हैं, अब उन लोगों का क्या किया जाएगा? जो आय हो रहा है, आय मतलब इनकम, उसके बाद मर्यादा, ठीक है, मर्यादा, उसके बाद है जीवन यापन, इन सब में विषमता नहीं होगी। यानी कि जितने भी मनुष्य इस देश में रह रहे हैं, सभी मनुष्य को क्या होगा? जितना भी मतलब देश का इनकम हो रहा है और जो मतलब मनुष्य का मर्यादा है उसका हनन नहीं होगा। सभी में मतलब विषमता नहीं होगी, बराबर मतलब कि उसमें क्या किया जाएगा? सबको एक समान रूप से देखा जाएगा, ठीक है ना? और जो इनकम हो रहा है उसको भी समान रूप से बांटा जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट में, राष्ट्रीय आय का सभी के बीच समान रूप से बंटवारा होगा। देखिए, यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। समाजवादी शब्द का अर्थ ही है कि मनुष्य में जितने भी देश का जो इनकम हो रहा है, जो राष्ट्रीय आय हो रहा है, जो नेशनल इनकम हो रहा है, उसको मनुष्य के बीच समान रूप से बांट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो करोड़पति है उसी को मतलब क्या हो जाएगा? उस देश की जो मतलब राष्ट्रीय आय है, उसी के पास रहेगा, ऐसा नहीं है। सभी को क्या कर दिया जाएगा? समान रूप से बंटवारा होगा। फिर देखिए, तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्था के द्वारा समाजवाद की स्थापना होगी। देश की देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण जनसाधारण के द्वारा होगा। देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण किसी पूंजीपति द्वारा नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। यहाँ पर क्या बोला गया है? पूंजीपति, ठीक है ना? पूंजीपति का अर्थ होता है कि बहुत कोई धनी व्यक्ति, ठीक है? तो क्या बोला जा रहा है? देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक है, वो क्या किया जाएगा? किसी किसी जो धनी व्यक्ति, मान लीजिए कोई बहुत पूंजीपति व्यक्ति है, पूंजी वाला व्यक्ति, उसको मतलब देश का शासन नहीं दिया जाएगा। क्या है? उसको उसका जो देश का शासन है वो जनसाधारण के हाथ में ही रहेगा। जनसाधारण ही देश के शासन को चलाएगा। तो आई होप ये समाजवादी आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट में दिया हुआ है धर्मनिरपेक्ष, राइट? अब धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। यहाँ कोई भी धर्म, कोई भी राष्ट्रीय धर्म मतलब बोलकर कोई धर्म नहीं होगा। हाँ, अब देखिए क्या बोला जाए जा रहा है कि हमारा जो भारत है वो क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस देश में कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक है ना?
यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय धर्म, यानी कि जो हमारा भारत देश है, तो अब इसमें ये नहीं बोला गया है कि इसमें क्या करो आप लोग, कोई एक ही धर्म को राष्ट्रीय धर्म मान लो। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म ही हो गया, तो अब इसी धर्म को सभी को मानना है, सब बाध्यता नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जितने भी मनुष्य है, सभी को ये अधिकार है कि वो सभी लोग क्या करें, अपने अपने धर्म को समान रूप से अपना माने, कोई किसी दूसरे के धर्म को अवहेलना ना करे, उसकी मतलब निंदा ना करे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी धर्म जो है समान होगा। राइट। चलिए फिर आगे देखते हैं। सरकार की दृष्टि से सभी धर्म समान होंगे और देश में धर्म के नाम पर कोई समान असमानता नहीं होगी। देखिए, जो सरकार चला रहा है, कोई अगर व्यक्ति देश को चला रहा है, तो उसे मतलब ऐसा नहीं करना है कि कोई कोई भी एक धर्म को क्या करना है, मतलब बहुत ज़्यादा मान्यता देना है, और कोई दूसरा धर्म हो गया तो उसे कम मान्यता देना है। ऐसा नहीं करना है। जो सरकार चला रहे हैं, तो उनको ये मतलब हक दिया गया है कि आप क्या करिए, सभी धर्म को समान रूप से मानिए। कोई भी एक धर्म को बहुत ज़्यादा मतलब उसको सम्मान सम्मान मत दीजिए, सबको बराबर देखिए। ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही होता है कि सभी धर्म को बराबर मान्यता देना। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव होगा। सभी धर्म समान होंगे, भाव भी समान होगा। सरकार किसी एक धर्म के प्रति विशेष आदर अनुग्रह नहीं दिखाएगी। उल्लेखनीय है कि ये शब्द संविधान के 42वें संशोधन कानून में प्रस्तावना में जोड़े गए थे। देखिए, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 42वें नंबर संशोधन जो हुआ था, तो उसी में क्या हुआ था, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसको भी 42वें नंबर संशोधन में 1976 को ये जोड़ा गया था। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, गणतांत्रिक। गणतांत्रिक देखिए क्या है, भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है। देश की शासन व्यवस्था जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होगी। देखिए क्या बोला गया है, गणतांत्रिक जो देश होगा उसमें क्या किया जाएगा कि जो जनसाधारण ने, ठीक है, जो जनसाधारण है उन्होंने कुछ प्रतिनिधियों को, कुछ व्यक्तियों को चुन कर, ठीक है, चुन करके देश के लिए क्या कर दिया है, उसे मतलब कि इलेक्ट कर दिया है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, वही लोग हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाएंगे। समझ में आ रहा है आपको। जो देश का शासन व्यवस्था है उसे कौन चलाएगा, तो उसको चलाएगा हमारे जो जनसाधारण है। उन्होंने क्या किया है, मनुष्य ने जो चुनाव कर दिया है, जिन लोगों को चुन करके भेज दिया है, ठीक है, वही लोग क्या करेंगे, देश को चलाएंगे। राइट। चलिए आगे देखते हैं। जनसाधारण देश का शासन अपने लिए स्वयं संचालित करेगी। प्रशासन से जुड़े लोग जनसाधारण के प्रति जिम्मेदार होंगे। हाँ, ये भी बात सही है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने चुनाव करके भेज दिया, तो अगर वो देश को संभाल रहा है तो उसका जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर कोई, मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है हमारे देश में, तो आप कर क्या रहे हो। ठीक है। वो लोग क्या कर रहे थे कि हमारे जो देश है उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो उन लोगों को हमें जवाब देना होगा। राइट। जो जनसाधारण है उन्हें वो खुद जवाब देंगे कि आखिर कैसे, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ जो देश में, अगर कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कैसे हुआ। राइट। वो यानी कि उन्हें जवाबदेह होना चाहिए, वो जवाबदेह होंगे। ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गणराज्य। तो अब गणराज्य में क्या बोला गया है कि भारतवर्ष एक गणराज्य है। राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति जनसाधारण द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा। और क्या बोला गया है, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होगा अथवा कोई साधारण चयन हुआ हुआ व्यक्ति नहीं होगा। भी बात सही है। अब देखिए क्या बोला है कि जो देश का प्रधान होता है, राष्ट्र का जो प्रधान होता है, वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और उसे क्या किया जाएगा, जनसाधारण द्वारा मतलब कि निर्वाचित किया जाएगा, उसको जनता चुनेंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होना चाहिए। वंशानुगत समझते हैं आप। वंशानुगत मतलब कि क्या हो गया, एक राजा है, उसका बेटा भी राजा बना, फिर उसका बेटा जो है राजा बना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो जनता है उसको, वो एक व्यक्ति को चुनाव कर देगी और वही क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है ना। फिर क्या होगा, वो जो मनुष्य है, जो मतलब राष्ट्रपति जो बन रहा है, तो वो क्या हुआ है कि साधारण चयन किया हुआ व्यक्ति नहीं होगा, वो मतलब कि थोड़ा असाधारण होगा। जो आम जनता है उनसे थोड़ा वो क्या होगा, अलग होगा, वो बिल्कुल ही असाधारण होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब मुझे मेरे ख्याल से आप लोग को ये सभी बात समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा कि ये जितने भी पॉइंट है इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से जो समाजवादी है, उसके बाद जो धर्मनिरपेक्ष है, ये सब क्या होते हैं कि ये सब क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछ जाता है कि ये समाजवादी क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो आप लोग समझ पाओगे तभी तो लिखोगे, है ना। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा।
और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आपको नीचे राइट साइड में एक सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा रेड कलर में, उसे आप लोग एक टच कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँगी तो आपको वो दिखाई देगा, राइट है? ओके, थैंक यू।